नमस्कार। आज के अध्ययन बिंदु में फिर से कारक पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कारक के बारे में मूलभूत जो चीज़ थी उस पर प्रकाश डाला, ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर कारक क्या है, उनका हिंदी भाषा में, हिंदी शब्दों में क्या महत्व है और अगर कारक नहीं हो तो वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कारक नहीं हो तो वाक्य केवल शब्द भंडार बनकर रह जाता है, शब्दों का संबंध तय नहीं होता, इसलिए भावाभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए कारक हिंदी में बहुत ज़रूरी है। कारक से संबंधित किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे विसंगतियाँ सामने आती है, इन पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप सबको पता है पिछले कुछ समय से अव्यवस्थाएं हो गई है, कोरोना के कारण विद्यालय बंद हैं, तो हम भी प्रयास करते हैं कि वीडियो के द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, ये हम प्रयास करते हैं। तो मेरा व्यू जो है वो दोनों तरफ रहता है, छोटे बच्चों को लेकर भी और कंपटीशन में भी काम आए वो चीज़ें, ये दोनों व्यू मैं एक साथ लेकर चलता हूँ। तो पहले जो प्रारंभिक मेरे वीडियो हैं उनमें मैं आधारभूत बातों पर जिक्र करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ सके। उसके बाद जो चर्चाएँ हैं वो प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं, बड़े पैमाने पर उनको कैसे हल करते हैं। तो जो चीज़ आरंभिक समझ चुके हैं तो आगे के प्रश्नों को करने में क्या दिक्कत आती है उस पर चर्चा आराम से हो जाती है। तो मैं उन्हीं के लिए 2-3 वीडियो कारक पर और डालने वाला हूँ। आगे भी ऐसा प्रयास करूँगा कि हर टॉपिक पर 2-3 वीडियो डालें, थोड़ा और गहराई में जाएं, ताकि कंपटीशन में बैठने वाले लड़कों को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। क्योंकि मुझे दोनों को संतुष्ट करना होता है, बच्चों के लिए भी मुझे सामग्री देनी होती है और कंपटीशन लेवल तक उस बात को पहुँचाना होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कारक का भाग 2। मैंने यहाँ जरूर कक्षा 6 से 12 लिख तो दिया, लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे कंपटीशन तक काम आती है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, छोटी चीज़ें ही बड़ी कब बन जाती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि वो तो छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ कक्षा 6, 7, 8 सबको ध्यान में लेकर मैं मेरी वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ कंपटीशन वाले कम देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो छोटी क्लासों की बातें हैं। कोई छोटी क्लास की बात नहीं है। मैंने एक बार पहले वीडियो में कुछ प्रश्न किए थे जिनमें दिक्कत आई थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ देखिए, संज्ञा बहुत ही छोटा टॉपिक है। संज्ञा जो 3rd क्लास में, 3री कक्षा में संज्ञा सिखा दी जाती है ना, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, कंपटीशन में आती है। अब देखिए व्याकरण क्या है, ये प्रश्न आ गया कंपटीशन में। तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और अविकारी शब्द, और चौथा ऑप्शन बना देगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, कैसे भी। अब क्या है, इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई करेगा नहीं। अविकारी तो 2 बार सोचेगा, है ना। क्यों सोचेगा 2 बार, बेस मजबूत नहीं है। भाववाचक जातिवाचक में कम से कम 5-7 सेकंड खराब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यार व्याकरण क्या है यार, भाववाचक है जातिवाचक है। अब मुझे बताओ, क्या कोई चीज़ छोटी होती है। ये तो बहुत छोटा प्रश्न था, 3री कक्षा का है। अब बोलो कि संज्ञा तो छोटी क्लास की बातें वो तो आती है, ऐसे नहीं आती। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण जाति भाव को संज्ञा कहते हैं, इसको आना नहीं बोलते। तो ये कंपटीशन में आधे लड़कों को ले बैठता है। अब आप कितना ही मान लीजिए, पेपर में जो बैठे हैं, किसी ने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, थोड़ा भ्रमित हो गया। पेपर का माहौल ही ऐसा होता है, झिझक होती है, उसके साथ कैरियर भी जुड़ा होता है, उस पेपर के साथ उस एक दिन का जो दिनमान है वो हमारे आगे वाले कई दिनमानों को प्रभावित करता है, तो झिझक में भी हो जाता है। अब क्या करोगे, टॉपिक तो संज्ञा ही है, कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है ना। तो छोटे बड़े को ऐसे करके बातों को नज़रअंदाज मत करो, लगातार मेरे वीडियो देखते रहना। उनमें बीच में कहीं ना कहीं आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। और पूरा वीडियो ही काम का इसलिए है क्योंकि मैं पहले आधारभूत चीज़ें क्लियर करवाता हूँ, फिर आगे पेचीदियों में चलता हूँ।
इस पर अगर हम देखें भी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित बात है तो जातिवाचक कर देंगे, लेकिन मैंने एक गाइड में पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि व्याकरण एक भाषा शास्त्र की अवधारणा है, तो अवधारणा लिख करके ब्रैकेट में इसको भाववाचक दिखा दिया। अब तो संज्ञा भी कोई छोटी बात नहीं है, हर चीज़ को समझने पर बल देना चाहिए। चलो प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक का प्रयोग किस में हुआ है? कर्म कारक, वह कुत्ते से डर गया, मैं नहीं जानता, मुझे भूख लगी है, मुझ पर विश्वास करो। कर्म कारक पूछा है ना, कर्ता ने कर्म को। तो ज़्यादातर तो वाक्यों को विभक्तियों से पहचान लेते हैं, है ना। अब यहाँ को विभक्ति दिख ही नहीं रही, किसी में नहीं दिख रही। थोड़ा और समझो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर, तो ये तो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। इसको कम कर लो, एक ऑप्शन को, कर्म कारक तो नहीं है ये एक ऑप्शन कम हो गया, ठीक है। अब आओ, वह कुत्ते से डर गया। अब ये से कर्म में तो नहीं आता ना, तो ये से या तो आता है कर्ण में और यह आता है अपादान में। तो थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, भय जैसे शब्द हैं उनके कारण अगर वो से आता है तो वो हटने दूर होने के लिए आता है, तो उसमें अपादान माना जाता है। कुत्ते से डर गया तो मतलब उसमें अपादान मानते हैं, तो इसमें कर्ण कारक की बजाय अपादान कारक मानते हैं। तो ये भी नहीं है कर्म कारक, ये ऑप्शन भी हमारा कम हो गया, एक ये ऑप्शन कम हो गया। अब आती है मैं नहीं जानता, तो ये तो कर्ता है, इसमें तो कर्ता कारक है, तो एक ही बच गया, ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ आ गया से उत्तर। मुझे भूख लगी मतलब मुझको, किसको भूख लगी? मुझको, है ना। तो वो को इसके अंदर ही समाहित है। अब इन पर चर्चा करते हैं। मेरा भाई शराब नहीं पीता, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक ढूंढेंगे, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, साधारण वाक्यों में कर्ता भी होगा, क्रिया भी हो, बिना क्रिया के बिना कर्ता के वाक्य नहीं बना करते। लेकिन जो वो पूछना चाहता है, जिसे वो हाईलाइट करना चाहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। कुछ संशयात्मक प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों पर जब आवाज़ उठती है तो कई बार बात आगे तक जाती है, फिर उनको काट दिया जाता है या उन प्रश्नों के बोनस अंक दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की पेचीदियाँ रहती है। तो अपने उत्तर के करीब आने का प्रयास करते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है। तो मेरा भाई, तो यहाँ संबंध कारक है ना, वो छुपा हुआ है, तो इसमें हम दय करेंगे। मैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन सारे कारकों में आने वाली कुछ विशेष बातें वो और क्लियर करवाऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ मैं आपको कुछ एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ, तो उस पर थोड़ा गौर करना। परसर्ग क्या है, इस पर देखिए आप। कुछ गाइडों में, कुछ पुस्तकों में परसर्ग को विभक्तियाँ ही बताया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि परसर्ग कारक की विभक्तियों की भांति काम करते हैं, शुद्ध कारक नहीं होते हैं। ये जो विभक्तियाँ हैं, इन्हीं को कुछ गाइडों में परसर्ग बताया गया है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जरूर परसर्ग कारक की विभक्तियों की भांति काम आते हैं, प्रयोग में आते हैं, लेकिन शुद्ध कारक नहीं होते। तो देखिए, मैं थोड़ा इनका अंतर बताता हूँ। कुछ उदाहरण देखिए, इन दोनों वाक्यों को देखो। कहने को तो कुछ भी कह दो, मोहन ने राम को पीटा, इसमें भी को आया है, इसमें भी को आया है। क्या फर्क है? इसमें शुद्ध विभक्ति है कर्म कारक की, शुद्ध विभक्ति है ये, और इसको आप परसर्ग कह सकते हो। तो परसर्ग विभक्तियों की भांति काम आते हैं, लेकिन शुद्ध विभक्ति नहीं होते। अब इन वाक्यों को देखिए।
डिब्बे में अचार रखा है, इतना कहने में कोई हानि नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ भी में आया है, यहाँ भी में आया है, यहाँ भी में है। ये जो में है वो शुद्ध रूप से कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। बाकी ये जो में आया है दोनों में, ये कारकों की भांति प्रयोग में आए हैं, लेकिन ये शुद्ध कारक नहीं है, इनको परसर्ग कह सकते हैं, परसर्ग। यहाँ एक बात याद आई, वो देखो, अचार एक खट्टी खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, सुन में आई बात। अचार एक होता है आचार, आचार होता है व्यवहार, आचार होता है व्यवहार। इन वाक्यों में देख लीजिए, मैं पेन से लिखता हूँ, तो ये लिखने का साधन है करण, तो यहाँ करण कारक है, करण कारक की विभक्ति है ये से भी आया है, ये से भी आया है। इनमें देखो, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ, तो ये दोनों से ये विभक्तियों की भांति ही प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन शुद्ध विभक्ति न होकर इनको परसर्ग कहना चाहिए, परसर्ग। तो अब आप समझ रहे हो परसर्ग क्या है, ये विभक्तियाँ ही है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। इनमें थोड़ा विभेद कर दिया कि ये शुद्ध विभक्ति नहीं है, इसलिए इनको अलग नाम दे दिया परसर्ग। कि चीज़ एक ही होती तो नया नाम क्यों चलता, परसर्ग नाम क्यों चलता, कारक की विभक्तियाँ कहते रहते, लेकिन ये थोड़े अलग रूप में आते हैं, शुद्ध रूप से विभक्तियों का रूप धारण नहीं कर पाते, इसलिए इनको परसर्ग नाम दिया गया है। इनको भी देख लीजिए, ये के लिए आया है, ये के लिए आया है, तो के लिए कहाँ आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आता है ना, संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। कौन से में है, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, कोई किसी के लिए कार्य करता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है, तो ये संप्रदान कारक है। तो फिर ये के लिए संप्रदान कारक की भांति काम आया है, इसको परसर्ग कहना ठीक रहेगा, परसर्ग है ये, और ये शुद्ध विभक्ति है, शुद्ध विभक्ति। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, परसर्ग की बात है। एक बार बीएड में ऐसा प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न आया था। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि रीट की लेवल की बातें करवाओ, कंपटीशन के लेवल की बातें करवाओ, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ की बेसिक जानकारी आपके बहुत काम आएगी, और मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ती है, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का आधार मजबूत हो तो वो टॉपिक मुझे लेकर चलना पड़ता है, और कंपटीशन के लेवल की बातों तक भी मुझे पहुंचना होता है। इसलिए आप किसी चीज़ को छोटी मत समझें, ये कारक छोटी सी बात है, लेकिन जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो सिरदर्द बन जाते हैं, इसलिए इनको छोटा मत समझो। ये रीट के लेवल की बातें ही है जो मैं बीच बीच में बताया करता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ने पर ही मंजिल मिलेगी, आंदोलन के लिए तैयार रहो, मुझ पर विश्वास करो, ऊंचे पेड़ पर बैठा कौवा ही ज़्यादा काँव काँव करता है। अब जब कुछ सुना ही नहीं होता, कुछ समझा ही नहीं होता, तो फिर इनका हल कैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन में क्या भरेंगे, सोचेंगे ना कुछ देर तक, तो 2-3 मिनट खराब करेंगे ना वहाँ, फिर कुछ प्रश्न छूटने का भी डर रहता है ना। कंपटीशन में टाइमिंग का भी एक विशेष महत्व होता है, तो जो चीज़ समझी हुई होती है ना उसमें टाइम कम लगता है और झिझक नहीं होती और सही पहुंचते हैं उत्तर के करीब। तो देखिए यहाँ इन दो चीज़ों को लेकर के उसने ये प्रश्न बनाया है, कारक विभक्तियों की भांति, विभक्तियों की भांति काम करते हैं पर शुद्ध विभक्ति नहीं होते, और ये कह रहा है शुद्ध विभक्ति छांटो। तो यहाँ आगे बढ़ने पर ये पर विभक्ति है, फिर ये के लिए विभक्ति है, फिर ये पर विभक्ति है, फिर ये पर विभक्ति है।
अब यहाँ वो कह रहे हैं शुद्ध विभक्ति कौन सी है, तो आगे बढ़ने पर ही मंजिल मिलती है। तो ये परसर्ग है, शुद्ध विभक्ति नहीं है, ये परसर्ग है। और ये आंदोलन के लिए आगे बढ़ो, तो ये भी परसर्ग की भांति काम आया है। अधिकरण कारक में होता है पर, है ना। मेज पर पुस्तक रखी है, अलमारी में वस्त्र रखे हैं, तो क्रिया के उसका आधार का बोध होता है। तो यहाँ शुद्ध रूप से आधार का बोध नहीं होता, तो ये आता विभक्तियों की भांति है, पर इसको परसर्ग कहना ठीक रहेगा। अब रही बात के लिए, तो के लिए संप्रदान कारक में आता है, कोई किसी के लिए कार्य करता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो कोई किसी के लिए कार्य करता है ना, वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो फिर यहाँ कोई किसी के लिए कार्य थोड़ी कर रहा है, फिर भी के लिए आ गया, तो ये परसर्ग मान लेंगे इसको। फिर बात आ गई मुझ पर विश्वास करो, तो ये भी परसर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। शुद्ध रूप से तो इस पर है, पेड़ पर आधार का बोध होता है, पेड़ पर बैठा कौवा आधार का बोध हो रहा है, ये है अधिकरण कारक है। तो इसका उत्तर आएगा दैदवात। समझ गए छोटी छोटी बातें कैसे काम की होती है। तो आप लगातार देखते रहिए। अभी मैं कारकों पर कुछ वीडियोज और बनाऊंगा, इसी तरह की पेचीदियाँ हैं उनको हल करूंगा, तो आप लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय माँ सरस्वती। इस वाक्य में नहीं शब्द मत पढ़ें, नहीं शब्द गलत लिखा गया।